इस सर्वे के जो महत्वपूर्ण अंश जो हमने अभी डिस्कस किए, जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, कि कितनी कितनी सीटें मिलेंगी ओवरऑल, क्या मुद्दे हैं, कौन फेस है, किसको आप सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, वो आपके सामने है। तो 14, 19 और 24, अगर इस सर्वे को एक पिंच ऑफ सॉल्ट के तौर पे भी देखें तो कोई डिफरेंस तो दिख ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल वैसे ही चला जा रहा है। तो फिर ये रियल इश्यूज कहाँ बदल रहे हैं? फिर आप कैसे देख रहे हैं इस सर्वे को? देखिए, एक प्रकार से एक सर्वे एक आइडियल सिचुएशन दिखा रहा है जहां पे विपक्ष अगर जिस एक प्रिंसिपल पे इकट्ठे हुए हैं कि हम साथ लड़ेंगे, एनटीपी बीजेपी वोट डिवाइड नहीं होने देंगे, एनडीए वोट डिवाइड नहीं होने देंगे, जितना हो सके 400 से ज्यादा लोकसभा सीटों में हम एक ही उम्मीदवार खड़ा करेंगे, ये पहले बोल रहे थे। लेकिन आपने देखा पटना के बाद बेंगलोर में मीटिंग हुआ, अब जाके 31 अगस्त को मुंबई में होगा। लेकिन इस बीच में क्या देख रहे हैं, ये जो पहला उनका एक प्रकार से रिजॉल्व था भाई एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, लगभग वो उस विषय पर कोई मामला आगे बढ़ा नहीं है। और एक प्रकार से एक रियलिटी भी आ रही है, देखिए वो संभव नहीं है, क्योंकि बड़े पार्टी जैसे तृणमूल कांग्रेस या डीएमके या आप ले लीजिए या महाराष्ट्र ले लीजिए, महाराष्ट्र में तो स्थिति ऐसी बदली है, वहां पे उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें वहीं पर है, लेकिन वहां वैसी स्थिति है, एक प्रकार से बड़े कंफ्यूजन है। जब महाविकास आघाड़ी में शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी और अजीत पवार के नेतृत्व में जो एनसीपी, क्या वो पार्टी टूटी है ना टूटी है, यहां तक आ गया मामला, क्योंकि बार बार जो शरद पवार अजीत पवार से मिलना, फिर शरद पवार का बयान, ये सारे लेकर कांग्रेस बहुत चिंतित है। देखिए, आइडियली देखा जाए हो सकता है ये पॉलिटिकल रियलिटी रिफ्लेक्ट करे, लेकिन जैसे चीजें बदल रही है, क्योंकि अभी ममता और स्टालिन क्या कह रहे हैं, कोई नेशनल लेवल पे सीट शेयरिंग नहीं होगी, जो होगा अपने अपने राज्यों में, जिस राज्य में जो क्षेत्रीय दल सबसे स्ट्रांग है वही डिसाइड करेंगे। इसका मतलब ममता बनर्जी बंगाल में जो 42 सीट्स है वो 40 पे तो वो जीतना चाहते हैं, और कांग्रेस के पास 2 अभी है, उसी 2 में लड़ने देंगे। और तमिलनाडु ले लीजिए, तमिलनाडु में डीएमके लीडिंग पार्टी है और कांग्रेस के पास इस वक्त 8 सीटें हैं, 8 एमपी सिटिंग एमपी है, हो सके वो 8 दे देंगे। लेकिन इससे ज्यादा कोई सीट शेयरिंग नेशनल लेवल पे बात ही नहीं करना चाहते। देखिए, ये सीट शेयरिंग भी इतना ही सेंसिटिव बन गया है जितना फेस चेहरे को लेकर। पिछले 2 दिन से आप क्या देख रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस के अंदर वो एक प्रकार से आवाज शुरू हो गई है, भाई राहुल गांधी ही हमारी कैंडिडेट है प्रधानमंत्री के लिए। तो उसके बाद तुरंत आप क्या देख रहे हैं, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है, केसी त्यागी जैसा वरिष्ठ नेता कह रहे हैं नीतीश कुमार सक्षम है, उनमें सब गुण है प्रधानमंत्री बनने के लिए। और बंगाल में तो पोस्टर अभी से लग रहे हैं कि ममता ही हमारी प्रधानमंत्री है। और बंगलौर मीटिंग में हमने जो सुना है कि ममता ने कहा भाई अपने अपने राज्यों में यही करके हम चुनाव लड़ेंगे कि ममता बनर्जी फॉर पीएम, और स्टालिन चाहे तो तमिलनाडु में कह सकते हैं तब स्टालिन फॉर पीएम। इसका मतलब जो लोकसभा चुनाव में एक तो होता है कि कैसे वोट डिवाइड होता है या इकट्ठा होता है, दूसरा केमिस्ट्री। अभी तीसरा मीटिंग होने वाला है, केमिस्ट्री का तो नजर ही नहीं है, फिजिक्स भी थोड़ा गड़बड़ है। तो मुझे लगता है कि लोगों के सामने जब देखिए, लोगों वोटर क्या चाहता है, वो चाहता है कि भाई विकल्प है, तो क्या विकल्प है। शेखर सर, एक सवाल मैं आपसे जोड़ता हूं इसमें जी। एक ये कॉन्टोर्स हैं सेटअप कि वो गणित और रसायन विज्ञान ये सब जुड़ नहीं रही है, कैसे सीट शेयरिंग होगी, एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक ये है। एक दूसरा पार्ट ये है कि इश्यूज पे लोगों का कन्विक्शन है। मैं इन दोनों चीजों को लेना चाहता हूं। मान लीजिए केमिस्ट्री भी बना लो, जोड़ भी लो, सब कुछ कर लो, यूपी में सारी केमिस्ट्री बना के देख चुके हैं ना लोग। लेकिन अगर मेरा कन्विक्शन किसी दूसरे आदमी के साथ है तो उसको ब्रेक करने की कोशिश करनी चाहिए आईएनडीआई वालों को, रादर कि वो इसी में लड़ते रहे कि मैं संयोजक नहीं बनूंगा और मैं संयोजक बनूंगा। कोई बनाना चाहता, कोई नहीं बनना चाहता है। अभी संयोजक कौन बनेगा, इसी में लड़ाई चल रही है। मुझे लगता है ये नॉन इश्यूज है जिसपे आईएनडीआई वाले लड़े मरे जा रहे हैं। रियल इश्यूज पे आप बात नहीं कर रहे, शायद ये ज्यादा बड़ा इशू है। इश्यूज है, लेकिन इश्यूज के साथ साथ ये भी है, कौन सॉल्व करेगा। हाँ, क्या राहुल गांधी जी इस पर अभी तक कुछ ऐसे इस विषयों पे ऐसे कुछ बोले जिससे लग रहा है कि उनके पास एक विकल्प रास्ता है, देश की विकास को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ग्रोथ को लेकर, गरीबी दूर करने को लेकर। और कांग्रेस का तो देख चुके हैं नीरज जी। तो वो कुछ भी कहे राहुल जी, और राहुल जी ऐसे बात करते हैं कि कांग्रेस का पैदा अभी हुआ है, कांग्रेस का जन्म अभी हुआ है।
भाई कांग्रेस का एक हिस्ट्री भी है, कांग्रेस की एक पॉलिटिक्स भी लोगों ने देखा है, और बाकी पार्टीज का भी। क्या आप ममता बनर्जी को पीएम के रूप में देखना चाहेंगे? बताइए ना। जो बंगाल की आज हालत है, जो रिफ्लेक्ट नहीं होता वहां के चुनाव में, पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा हो रही है, क्या देश भर में हिंसा हो रही है पंचायत चुनाव के लिए, म्युनिसिपल चुनाव के लिए? वहां पे गवर्नेंस क्या है? वहां पे एक स्थिति बनी है, एक जो परसेंटेज वाइज जिस तरह डेमोग्राफी बनी है उस हिसाब से तृणमूल जीत रही है। वहां भी प्रॉब्लम हो रही है। वहां भी एक नया सेक्युलर फ्रंट बन रहा है जो चुनौती दे रहा है तृणमूल को, वो वामपंथी के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए वहां हिंसा बढ़ रही है। तृणमूल वाले वो सेक्युलर फ्रंट पे हिंसा कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो ट्रेडिशनल वोट है उसमें बदलाव आ रहा है। इसीलिए देखिए आज के स्थिति में भी, इतने क्राइसिस के बावजूद भी, और गैस सिलेंडर दाम घटने से पहले लिया हुआ सर्वे है, वो सर्वे भी क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आज भी लोगों के अंदर लग रहा है कि आप जैसे भी देखें एक नेतृत्व ईमानदारी से कोशिश कर रहा है। ये 9 साल में जो इंप्रेशन बदला नहीं है अभी, कि ईमानदारी से अगर कोशिश हो रही है, और बाहर को स्वयं प्रधानमंत्री हमेशा यही कहते हैं कि भाई मैंने गलत फैसला लिया वो, लेकिन इसलिए नहीं लिया कि किसी को फायदा पहुंचना है, किसी को तंग करना है, किसी को कठिनाई देनी है। ये मतलब देखिए ये कम्युनिकेशन की बात भी है। अभी तक आपने भारत जोड़ो यात्रा देख लिया, अब भारत जोड़ो यात्रा 2 भी शुरू हो रहा है, लेकिन इससे क्या लग रहा है? भाई चंद्रयान 3 पहुंचता है, आपको सबको कांग्रेचुलेट करना है, लेकिन आप हमें याद दिलाना चाहते हैं नेहरू ने क्या किया। अरे नेहरू से क्या मतलब है अभी? ऐसे हर इश्यू पे जो प्रतिक्रिया आ रही है लोग देख रहे हैं, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है ये सर्वे में कि आज भी वो नहीं। देखिए मैं 80 की बात करता हूं, 2 साल का उन्होंने नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देख लिया था। 80 में इंदिरा गांधी वापस क्यों आई? इसलिए वापस आई, लोगों को लगा भाई हमने तो ट्राई कर लिया है, गुस्से में हमने इनके खिलाफ वोट दिया इंदिरा जी को, लेकिन फिर इंदिरा जी को क्यों लाए? क्योंकि 1980 में लगा कि भाई यही है बेस्ट। जब लोग बहुत नाखुश थे इंदिरा गांधी से, राइट सर, एक रूलिंग पार्टी। एक सवाल और इस पे मैं लेके आता हूं। विजय जी आपसे भी है पहले सवाल, उसके बाद इसको मैं एक्सप्लोर करूंगा।